गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज आइए हम लोग अपने पाठ क्षितिज के अंतर्गत जो है चपला देवी द्वारा लिखित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चपला देवी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है ना, आइए। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। यानी द्विवेदी युग के जो जितने भी रचनाकार थे, जो भी साहित्य लिखा है, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादातर हमें विस्तृत रूप से सही जानकारी जो है वो नहीं मिलती है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, उन्हीं में से जो है एक चपला देवी भी थी। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं का भी योगदान रहा। ठीक है ना, और क्या था कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है जो पुरुष थे, उनके साथ साथ जो है बहुत सारी महिलाओं ने भी उस समय जो है देश में आज़ादी के लिए अपनी जो है पूरी जुगत लगा ली थी। पूरा मेहनत उन लोगों ने भी अपने स्तर से हर तरह से किया है। ठीक है ना, और उसको एक गति प्रदान किया। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से। कोई ज़रूरी नहीं है कि देश की आज़ादी में जितने लोग अगर आए हैं जिनका नाम आता वही है, क्योंकि इतने लोगों से ही देश आज़ाद नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का योगदान है जिन्होंने जो है अपनी बलिदान दे दी, पर उनका कहीं भी जिक्र नहीं होता, कहीं भी उनका इतिहास में नाम नहीं आता है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई भी, और यह जो कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे यह ऐतिहासिक रूप से सच्चाई भी है इसमें। और सन 1857 की जो क्रांति का विद्रोही नेता, ठीक है ना, धुंधपत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। और जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो चारों ओर से लोग जो है मेरठ छावनी से जो लेके चले थे, इसका बिगुल बजाए थे, उन्हीं में से एक नाना साहब जो भी थे, नाना साहब यानी पूरा धुंधपुर थे, क्योंकि वो पूरी तरह से आज़ादी के जुनून थे, पक्के जुनूनी थे, और उनको ये लग रहा था किसी तरह भारत आज़ाद हो जाए। लेकिन उन्हीं की पुत्री मैना जो है एक नन्ही सिपाही के रूप में हमारे सामने आती है, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ठीक है, और बालिका मैना की जो बलिदान है, जो उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, उसका चपला देवी ने बहुत ही बखूबी सुंदर ढंग से इसका वर्णन प्रस्तुत किया। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज की प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यह किस विधा में लिखी गई है? यह रिपोर्ताज के रूप में। रिपोर्ताज में ये होता है कि जो एक डायरी सेक्शन यानी कहानी सेक्शन जो रहता है, एक तरह से रेखाचित्र जैसे है वैसे ही इसको लिखा जाए, उसे हम लोग रिपोर्ताज कहते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए क्या था आज़ादी में। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। जो भी अपना जीवन दिया है इस देश की आज़ादी के लिए, वो हमारे लिए गौरव भी और सम्मान का विषय भी है। उस गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा में किशोर पीढ़ी की परिचित कराने का उद्देश्य इस रचना को बिंदु पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। और हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप में विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना का मुद्रण और वर्तनी के बिना भी परिवर्तनों को अविकल प्रस्तुत करने का, यानी कोई रोक टोक नहीं, जैसे था वैसे इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी से अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। जब वो असफल हो गया, 1857 की क्रांति जब असफल हो गई, तो क्या हुआ, नाना साहब जो है कहाँ से, कानपुर से भागने लगे, लेकिन साथ में वो अपनी पुत्री को नहीं ले जा पाए। देवी मैना बिठूर के में पिता के महल में रहती, और नैना कहाँ रहती थी? अपने पिता के बिठूर में के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार जो है द्रवित कर देगा। आइए इसको देखते हैं। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर चला गया। जब कानपुर में जो पूरा उन्होंने भीषण हत्याकांड कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, महलों को जला दिया, उसके बाद उनका ध्यान जो है नाना साहब के बिठूर में जो उनका महल था उसकी ओर चला गया अंग्रेजों का। ठीक है, और उन्होंने वहां जाकर उसे खूब लूटपाट की नाना साहब के महल में, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी और बहुत कुछ
उनको नहीं मिला, बहुत कम संपत्ति ही उनको मिल पाया था। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय भी कर लिया और उसको महल को पूरी तरह से समाप्त करना, नाबूद करने का प्रयास कर लिया। सैनिक दगलें जब वहाँ तोपें लगाने लगी, उसी समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति के गोले बरसाने पर मना कर दिया। उसका करुणापद मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ समय के लिए दया आ गई, और जो सेनापति था उसे भी कुछ समय के लिए उस पर दया आ गया। उसने पूछा, क्या चाहती हो? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा कर सकेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? पूछता है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य पूरा होगा? सेनापति कहता है कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, ठीक है, इसलिए सरकार इसे ध्वंस करने का आदेश दिया है, आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। आपके विरुद्ध जो शस्त्र उठाए थे, बालिका बड़े ऊंचे स्वर में बोलती है कि जो आपके विरुद्ध जो है शस्त्र उठाए थे उनके प्रति आप वे दोषी हैं आपके लिए, पर इस जड़ पदार्थ जो है पर मकान ने आपका क्या बिगाड़ रखा है? मेरा उद्देश्य बस इतना ही है, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। मैना क्या बोलती है कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य कि यह स्थान हमारे लिए बहुत प्रिय है और इसीलिए मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा, ठीक है। बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। आपकी जो मतलब जो सेनापति हे है उसकी लड़की और मैना जो है दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे की सहेली थे। कई वर्ष पूर्व मेरी नाम था जनरल हे की लड़की का। मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती भी थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार भी करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए। मैना ने बोला, मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी और उसकी चिट्ठी भी मेरे पास आज भी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। वह उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता, यानी उसकी आज्ञा को पालन करना हमें जरूरी है, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम आ पहुंचा और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति ने हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? उसने जो है आउटरम से बार बार प्रयास किया कि किसी तरह इस नाना साहब के महल को बचा लिया जाए। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। आउटरम क्या कहता है कि गवर्नर जनरल के आज्ञा के बिना यह बात संभव नहीं है कि नाना साहब के महल को छोड़ दिया जाए, पर अंग्रेजों का बहुत क्रोध था, इसलिए नाना के वंश या महल पर उन्हें दया दिखाना असंभव था। इसलिए नाना साहब के महल पे और उनकी वंश यानी जो है मैना को भी दया दिखाना उनके लिए असंभव सा हो गया था। सेनापति क्या करता है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय पर एक तार भी देना चाहते हैं। आउटरम ने, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते हैं। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया और चाहता था हे कि इस महल को बचा लिया जाए, मैना को बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि आउटरम नहीं चाहता है। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया और महल को फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला गया, पर मैना का पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लाई कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। तब तक वहाँ से क्या आता है, लॉर्ड कैनिंग का जो एक तार आता है
लंदन से, और उसमें लिखा था लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को भी मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने शुरू हो गए और घंटे भर में जो है महल क्या हो गया, मिट्टी में मिला दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 36 सितंबर को एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध था। नाना साहब को किसी ने पकड़ा नहीं, पर उन पे उनके बहुत लोगों के, अंग्रेजों का सभी का जो है बहुत ज़्यादा क्रोध था। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट में कि हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की प्रयास बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय या कलंक की बात हो गई थी, क्योंकि उसने बचाने का प्रयास किया था। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित हो गए और अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले उसे मार डाला जाए। कोई भी नाना साहब से सगी संबंधी हो उन्हें मार देना चाहिए। नाना की जिस कन्या से ही का प्रेमालाप हुआ वह उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका भी दिया गया। और सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। कौन बैठे रो रहा था? मैना रो रही थी। और पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए और बालिका सिर्फ और सिर्फ केवल रो ही रही थी। सैनिकों के प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे, कोई भी उससे प्रश्न कर रहा था मैना से, पर वह किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात की तकलीफ थी कि उनका महल जो है जला दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया है। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल ने और विकराल रूप जो है जनरल आउटरम ने धारण किया, यानी क्रोध में आके वह उस महल को जला देता है और तुरंत जो है पहचान कर बोला वो यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर के सैनिकों को देख रही थी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार के आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। और आगे बढ़कर आउटरम क्या कहता है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर आर्ट स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। और उसने कहा कि कुछ वक्त मुझे दीजिए जिसे मैं यहाँ बैठकर जी भर के रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनबीस के बाखर पत्र में छपा है, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म हो गई और भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी को समझकर प्रणाम कर लिया। और उस जो है कानपुर के जो है किले में भीषण आग लगने पर जो है नाना साहब की पुत्री की मृत्यु हो जाती है और लोग उसे यही मानते हैं कि यह जो अद्वितीय सौंदर्य, जो अनुपम सौंदर्य पर लड़की है मैना, उसे क्या समझ रहे हैं लोग? उसे देवी के रूप में समझ रहे हैं, जो अपनी आज़ादी में अपनी जो है पूरी बलिदान दे देती है। और वो छोटी सी लड़की वह चाहती है, वह बता रही है कि जो महल है, यह पदार्थ जो है इससे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जो आपका दोषी है, जो आपका विरोध कर रहा है, वो आपका दोषी है, उसे आप मारिए, उसे आप, लेकिन इस जड़ पदार्थ को आपको मारने का कोई हक नहीं है। लेकिन आउटरम यह बात समझने वाला नहीं था। ठीक है, और ये थैंक यू।